प्ले कर दिया मैंने। एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द टॉपिक? एंगुलर मोमेंटम। भाई एंगुलर मोमेंटम का कोई मतलब नहीं है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए। इसका मतलब है, मैं बार बार बहुत स्पेसिफिकली जो चीज बोलता हूं ना उसका इंपॉर्टेंस होता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशंस में। कि भाई एंगुलर मोमेंटम किसकी बात करी है मैंने? पार्टिकल की बात करी, बॉडी की बात नहीं करी। किसकी बात करी है? पार्टिकल की बात करी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल की बात करी है एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट की बात करी है। ठीक है, तुम समझे नहीं? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिफरेंट होता जाता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अभी तो मैं किसका डिफाइन कर रहा हूं? ऑफ अ पार्टिकल अबाउट सम पॉइंट ए। कुछ देर बाद मैं बात करूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, और बॉडी में भी फिर मैं डिफाइन करूंगा किसमें? FAOR में, और उसमें भी ये डिफाइन करूंगा किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। फिर मैं बताऊंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन द केस ऑफ जनरल रिजिड बॉडी मोशन। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए है। क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज कि ये पार्टिकल है पॉइंट मास, ये अगर स्पीड v से जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है अबाउट पॉइंट a। सो दिस इज डिफाइंड एज r क्रॉस लीनियर मोमेंटम। r क्रॉस लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट a। r is position vector of particle from point a। ये हो गया ना पोजीशन वेक्टर। अब इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, r क्रॉस लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता हूं m, स्केलर है बाहर आ जाएगा, r क्रॉस v। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, दिस इज डिफाइंड एज m r क्रॉस v। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, दोनों की क्या ज्वाइन कर दो? टेल्स ज्वाइन कर दो। क्या ज्वाइन कर दो? टेल्स ज्वाइन कर दो। ये हो गया r वेक्टर, ये हो गया v वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल ये वाला थीटा हो जाएगा। सो दिस बिकम्स m r मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा। r मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन तो टेक्निकली करेक्ट डायरेक्शन है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचते। हम क्या कह देते हैं? क्लॉकवाइज। अब सच्चाई तो ये, हम एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालते भी नहीं। हम उसको क्या बोल देते हैं? m, इसको एक्सटेंड कर दो वेलोसिटी को, और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो वेलोसिटी की लाइन पे, इसे बोल दिया r परपेंडिकुलर। क्या मैं कह सकता हूं r परपेंडिकुलर तुम्हारा वही हो जाएगा r मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो हम ये कह देंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज mv r परपेंडिकुलर, mv r परपेंडिकुलर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। हाँ या ना? और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? इस लाइन के अलोंग अगर वेलोसिटी है, इधर देखो, इस लाइन के अलोंग अगर वेलोसिटी है तो हम कहेंगे यहां पर अगर बैठ के कोई देखेगा तो उसको लगेगा कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ए पे बैठ के, अबाउट ए कर रहे हो ना, तो ए पे तुम्हें बिठा दिया जाए बेटा, और ये इस लाइन के अलोंग चलता जा रहा है, तो तुम्हें कैसे लगेगा? ऐसे घूम गया। हाँ या ना? तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr परपेंडिकुलर। हाँ या ना? क्या हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये मास m1 है, ये v1 से ऐसे चला जा रहा है,
और ये मास m2 है, ये v2 से ऐसे चला जा रहा है। ये डिस्टेंस मान लो कितना है l, और ये डिस्टेंस मान लो कितना है l, और हमने कहा ये पॉइंट A है। अब पूछा जाए व्हाट इज नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, कितना आ जाएगा? सोच के आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सटेंड कर दो वेलोसिटी को, यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या आएगा? L ही आएगा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? m1 v1 L एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये तो एक का हो गया। अब ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अब दूसरे का देखेंगे इसी पॉइंट के अबाउट। इसकी वेलोसिटी को अगर मैं एक्सटेंड करूं और यहां पर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो पहली बात तो लेंथ हो जाएगी 2l, तो ये हो जाएगा माइनस m2v2 2l एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर जो भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा बड़ा है, अगर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये बड़ी है तो नेट एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर चाहिए तो इस पॉइंट पे बी पे ये डिस्टेंस बराबर है। अब देखो ना, इसको अगर मैंने कितना बोलो, हाँ तो मतलब साइन तो ये तो अपनी कन्वीनियंस के लिए है कि इसको देख के मैंने साइन लगाया है, हाँ या ना? साइन ही लगाना चाहिए, ये तो लिखना ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लगाया है डायरेक्शन, हाँ या ना, कि कभी गलत ना हो जाए। इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे बी के अबाउट। लक्ष्य कैसे? जैसे तुमने वेलोसिटी को एक्सटेंड किया तो यहां पे बैठ के देखूंगा तो ये ऐसे होगा, और यहां पे बैठा हूं, इसको वेलोसिटी को एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो यहां पे बैठ के देखूंगा तो वेलोसिटी तो ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब एक एंगुलर मोमेंटम तो हो गया m1 v1 l/2 ऐसे, और दूसरा हो गया m2 v2 l/2 ऐसे। दैट्स योर नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट b, हाँ या ना? अगर c के अबाउट देखें तो ये डिस्टेंस ले लिया l, क्या हम कह सकते हैं नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट c कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 v1 2l ऐसे माइनस m2 v2 l ऐसे। भाई इसकी वेलोसिटी तो ऐसे है, यहां पे बैठ के देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 2l हो गया। डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा? ऐसे आ रही है ना। अब यहां पे बैठ के तुम इसको देखोगे तो डायरेक्शन ऐसे लगेगी, और कितना हो जाएगा? m2 v2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी l, so that's the net angular momentum about c. जनरली डायरेक्शन जानते हो कैसे पूछेगा? वो ऐसे पूछेगा, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स क्रॉस वाई क्या हो गया? ऐसे, एक्स क्रॉस वाई जेड, और वाई क्रॉस एक्स क्या हो गया? माइनस जेड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आई जे के होता है, हाँ या ना? तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे ही बोल दे वो कि ये x है, ये y है, ये z है आउट ऑफ द प्लेन, तो मान लो मेरी नेट डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन बनी ना। तो ये वाली डायरेक्शन बनी तो एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन बनी है? k कैप। इस वाले में अगर नेगेटिव बन गया तो ये वाली डायरेक्शन बनी है ना, तो एक्चुअली क्या बनी है? माइनस k कैप। पहला केस तो मैंने कराया, पहला केस ये क्या बताया मैंने? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट सम पॉइंट p इज mr क्रॉस v। दूसरा केस, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं mvr परपेंडिकुलर। दूसरा केस, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है,
मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो वो ऐसे जा रहा है, उसकी स्पीड है v, उसका रेडियस है r, उसका मास है m, और इस बार एंगुलर मोमेंटम पूछा अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल। तो एम वी आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, रेडियस ही तो हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल के अबाउट ही तो पूछा है। तो यहां पे बैठ के वेलोसिटी को एक्सटेंड करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गया तो रेडियस ही तो बन गया। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ गया, एम वी आर, डायरेक्शन क्या हो गई ऐसे। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया एक तरीके से कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल गोइंग इन सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहते हैं कि जो ये पार्टिकल है ये सर्कल में जा रहा है और ये v है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया me और ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया, या स्मॉल r बोल देते हैं, स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा, mvr। और बोर ने क्या कहा था, दैट एंगुलर मोमेंटम इज nh by 2π। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये एंगुलर मोमेंटम ये यहीं से तो आ रहा है कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना होता है, mvr। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो ये हिंज है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। ये कौन सा केस हो गया, FAOR वाला केस हो गया, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या मैं कह सकता हूं जब FAOR वाला केस होता है तो एवरी पॉइंट मास इज डूइंग सर्कुलर मोशन, एवरी पॉइंट मास इज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट मास ले लूं m1, बेटा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r1, वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 r1 ऐसे। अब दूसरा ले लो, ये मास हो गया m2, ये रेडियस हो गया r2, यहां पे स्पीड हो गई v2, जैसे ये वाला हुआ इसकी हो जाएगी v3, ये हो गया r3, ये हो गया m3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ऐसा हो जाएगा m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3। अब क्या मैं कह सकता हूं v1 इज r1 ओमेगा, v2 इज r2 ओमेगा, v3 इज r3 ओमेगा। सो कैन आई से दिस बिकम्स mi स्क्वायर का समेशन इनटू ओमेगा, एंड दिस क्वांटिटी टेक्निकली बिकम्स व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज आई हिंज ओमेगा। अब मैं ये बार बार बोल, ये जो फॉर्मूला बना है एंगुलर मोमेंटम इज आई हिंज ओमेगा, दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्मूला। जैसे किताबों में तो क्या लिखा होता है, एल इज आई ओमेगा लिखा होता है ना, एल इज आई ओमेगा लिखा होता है ना, that's not a general formula. Why it's not a general formula? This formula is not valid in all the cases. It is only valid in the case of FAOR, and it is only valid about hinge. तुम किसी और पॉइंट के अबाउट ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो गलत आ जाएगा। क्यों? अगर तुमसे कहा जाए कि भाई ये पॉइंट था A, तुम क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट A बोल सकते हो IA ओमेगा? प्रूव ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये M1 लिया, ये v1 लिया, इसकी वेलोसिटी को एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r1 डैश,
तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इस पॉइंट मास का तो हो जाएगा m1 v1 r1 डैश ऐसे। अब तुम m2 ले लो, m2 v2 यहां पर एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये बन जाएगा r2 डैश, तो ये बन जाएगा दूसरे का m2 v2 r2 डैश। इस तीसरे का करोगे तो ऐसे किया और यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये बन जाएगा r3 डैश। यू आर गेटिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। ये हो जाएगा m3 v3 r3 डैश। अब v1 को लिखोगे r1 ओमेगा, ये r1 और ये r1 डैश अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये r1 तो हो जाएगा हिंज से डिस्टेंस जब तुम वेलोसिटी लिखोगे तो, हाँ या ना, और r1 डैश हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए तो बना ही नहीं ना ये चीज। अगर तुम ओमेगा कॉमन भी ले लोगे तो ये बन जाएगा m1 r1 r1 डैश प्लस m2 r2 r2 डैश प्लस m3 r3 r3 डैश इनटू ओमेगा। तो ये चीज फॉर्मूला नहीं बना। तो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू आई ओमेगा अबाउट एनी अदर पॉइंट, इट इज ओनली वैलिड फॉर हिंज, इट इज ओनली वैलिड फॉर हिंज इन द केस ऑफ FAOR, इन द केस ऑफ FAOR फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में हिंज के अबाउट ही कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड है और रॉड को यहां से कर दिया हमने हिंज, रॉड को यहां से कर दिया हिंज, इसको घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो तुम ये कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट कितना है, ml²/3 ओमेगा, हाँ या ना। डायरेक्शन ओमेगा के हिसाब से ले ली, डायरेक्शन ओमेगा के हिसाब से ले ली, हाँ या ना। अब ये कहा जाए कि क्या मैं एक पॉइंट के अबाउट भी बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम ml²/3 ओमेगा है? मैंने कहा नो। फिर क्या है? ये मैंने तुम्हें निकालना नहीं सिखाया है, ये मैंने तुम्हें अभी निकालना नहीं सिखाया है कि हाउ यू कैन फाइंड एंगुलर मोमेंटम इन द केस ऑफ दिस FAOR अबाउट एनी अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम हिंज। बस ये समझ में आ रहा है कि जो फॉर्मूला था दैट इज लिमिटेड फॉर हिंज ओनली। मान लो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए था, कितना था, m r क्रॉस v। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना होगा? डिफरेंशिएट मार दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे मारेंगे? प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार r को कांस्टेंट मान के v को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार v को कांस्टेंट मान के r को डिफरेंशिएट कर दो। प्रोडक्ट रूल लगाते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकते, a क्रॉस b और b क्रॉस a नहीं लिख सकते। मतलब m पहले एक बार ऐसे कर दो dr/dt क्रॉस v, फिर लिख दो r क्रॉस dv/dt, हाँ या ना। ऑर्डर का भी ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट रूल लगा दिया। dr/dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी होता है? बेटा ये क्या चीज होगी? ए क्रॉस ए क्या होता है? ए क्रॉस ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है और ए क्रॉस ए 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो ये क्वांटिटी तो हो गई 0 और ये बन गया m r क्रॉस dv/dt हो गया एक्सेलरेशन। इसको लिख सकता हूं r क्रॉस ma, इसको मैं लिख सकता हूं r क्रॉस f। r क्रॉस f क्या हो गया? टॉर्क अबाउट a। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट a is torque about a. This is also termed as Newton's second law for rotation. Newton's second law for rotation. Again I am going to emphasize something. What? I am more specific.
टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। मतलब ऐसा मत कर देना कि भाई टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दूसरे पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। इट हैज टू बी अबाउट द सेम पॉइंट। बात समझ में आई या नहीं आई? टॉर्क अबाउट सम पॉइंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम पॉइंट। अब जैसे मैंने FAOR में कहा था, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में कहा था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज वाज आई हिंज ओमेगा। ये ट्रू होता है, ये ट्रू होता है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम अदर पॉइंट इज आई ए ओमेगा, ये ट्रू नहीं होता है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट मार दूं तो क्या बनेगा? DLA बाई dt। DLA बाई dt क्या बन जाएगा? टॉर्क अबाउट ए। टॉर्क अबाउट ए इज नॉट इक्वल टू IA d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा? अल्फा। सो इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू I अल्फा कैन नॉट बी अप्लाइड अबाउट एनी अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम हिंज। क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो DLH बाई dt क्या हो जाएगा? टॉर्क अबाउट H। टॉर्क अबाउट H इज IH, d ओमेगा बाई dt क्या हो गया? अल्फा। हाँ या ना? सो अगेन आई एम सेइंग कि FAOR में टॉर्क इक्वल टू I अल्फा किसके अबाउट लगाओगे? हिंज के अबाउट लगाओगे, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं लगाएंगे। FAOR में फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में you can apply torque equal to I alpha only about hinge and not about any other point. सपोज क्वेश्चन है, ये जमीन है, ये मास m है, इस पार्टिकल को u से फेंका एंगल थीटा पे। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना? ये क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज at highest point। देखा कुछ मिस्टेक है ना? अबाउट तो बताना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट्स फर्स्ट पार्ट। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई ऐसे जाएगा ये। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? u cos थीटा। इस इंस्टेंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? इस पॉइंट A के अबाउट निकालना है ना? तो वेलोसिटी को एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर गिराओ इस पे। ये r परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा h। सो कैन आई से दिस वैल्यू वुड बी m v r परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे। हाँ, इस पे बैठ के देखेंगे तो ऐसे जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। तो r परपेंडिकुलर h हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया ना बेसिकली। तो ये हो जाएगा mu cos थीटा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g क्लॉकवाइज। हाँ या ना? दूसरी चीज पूछी, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट A when it is at highest point। ये क्या चीज है? ये क्या पूछा है इसने? DLA by dt पूछा है ना? और किस इंस्टेंट पे पूछा है? when it is at highest point। Can I say this is like indirectly उसने torque about A पूछा है। इसने indirectly torque about A पूछा है।
टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये है तो फोर्स लग रहा है mg, ऐसे फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है, इसको एक्सटेंड करो एंड टॉर्क अबाउट ए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेंज का आधा। सो कैन आई से टॉर्क अबाउट ए वुड बी mg इंटू आर बाई टू इस डायरेक्शन में, mg तो ऐसे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसी तो हो गया, हाँ या ना। सो कितना हो गया mg, और रेंज कितना होता था 2ux ui बाई जी का आधा, स्क्वायर कहां से हो गया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो बोलने से पहले सोचो। क्वेश्चन है और इस पार्टिकल को U से फेंका एंगल थीटा पे, ये प्रोजेक्टाइल है, इसे बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस। क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन as a function of time t, and that's going to be difficult. कैसे, t जीरो पे यहां पे था, किसी इंस्टेंट पे मान लो ये यहां पहुंच गया, तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन को ए बोल दो, अबाउट ए एट टाइम टी वुड बी रिटन एज m r क्रॉस v, m r क्रॉस v, m पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूं x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप, this is x coordinate I cap plus y coordinate j cap क्रॉस v। वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट I कैप प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट j कैप। भाई x कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूं uxt, y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूं UYT माइनस GT स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना। x कोऑर्डिनेट हो गया x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। वेलोसिटी के x कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूं ux, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। वेलोसिटी के y कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूं uy माइनस GT, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा m I क्रॉस I तो जीरो हो गया, I क्रॉस J, एक सेकेंड, हाँ जी हम कहां पे थे, m I क्रॉस I जीरो, I क्रॉस J K, J क्रॉस I माइनस K, J क्रॉस J जीरो। क्या मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा I और J K हो गया, तो ये हो गया x Vy K कैप माइनस y Vx K कैप। x कोऑर्डिनेट को लिख दिया मैंने, ये हो गया m, x कोऑर्डिनेट को लिख दिया uxt और Vy को लिख दिया uy माइनस gt माइनस y कोऑर्डिनेट को लिख दिया uyt माइनस gt स्क्वायर बाई 2, x कोऑर्डिनेट x को कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लिख दिया ux
के कैप। समझ में आया कि नहीं आया? ux uy t ये तो कट गया, यहां पे बन जाएगा माइनस जी टी स्क्वेयर इंटू यू एक्स, और यहां पे बन जाएगा माइनस माइनस प्लस जी टी स्क्वेयर बाई टू यू एक्स। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? नेगेटिव ऑफ माइनस एम यू एक्स जी टी स्क्वेयर बाई टू के कैप। हाँ जी, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एट टाइम टी कितना निकला? माइनस एम जी यू एक्स इंटू टी स्क्वेयर बाई टू के कैप। बाय द वे माइनस के कैप है, माइनस के कैप मतलब अंदर की तरफ, हाँ या ना? अंदर की तरफ है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज। बात समझ में आई या नहीं आई? जो अभी थोड़ी देर पहले ये तो टाइम टी पे निकाला, क्या मैं क्रॉस चेक कर सकता हूं? क्या मैं क्रॉस चेक कर सकता हूं इस रिजल्ट को? एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट व्हेन इट वाज एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कैसे? हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम कितना था? टाइम होता था यू वाई बाई जी, यही तो होता था यू वाई बाई जी। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एम जी यू एक्स, एंड टाइम व्हेन इट वाज एट द हाईएस्ट पॉइंट वाज यू वाई स्क्वेयर बाई जी स्क्वेयर बाई टू के कैप। और पहले कैसे निकाला था मैंने कहा था वेलोसिटी का हो गया एक्स कंपोनेंट कितना? यू एक्स, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? यू वाई स्क्वेयर बाई टू जी। तो एंगुलर मोमेंटम कितना था? एम वी हो गया यू एक्स, एंड ये हो गया यू वाई स्क्वेयर बाई टू जी, और डायरेक्शन हो गया ऐसे। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? दैट्स योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए व्हेन इट वाज एट हाईएस्ट पॉइंट। और मैंने ये क्या निकाला है? एट जनरल टाइम। अब मान लो इसी से मैं निकालूं व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। कैन आई से दैट्स टॉर्क अबाउट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी? इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर सकते हैं? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो बस ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा, कितना आ जाएगा? 2t, और 2 और 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एम जी यू एक्स टी के कैप। ये क्या आ गया? टॉर्क अबाउट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसको भी एक जल्दी भी निकाल सकते थे हम। कैसे? ये ऐसे जा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, टाइम टी पे देखा जाए तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है? mg, और टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा? mg इंटू दिस डिस्टेंस इज uxt। तो टॉर्क अबाउट ए एट फंक्शन ऑफ टाइम टी कितना हो जाएगा? mg इंटू uxt। डायरेक्शन ऐसे है, अब तुमने ये x बोला है, ये y बोला है, तो x क्रॉस y z इधर होना चाहिए, तो माइनस z हो जाएगा ना, ऐसे होगा तो। नहीं समझे तो पूछ लो ना भाई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेगा k कैप इधर होता है और माइनस k कैप अंदर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो हमने कहा ये वैसे भी दिख रहा है, टॉर्क अबाउट a क्या है? क्लॉकवाइज। अब हमने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में? टॉर्क अबाउट a व्हेन इट वाज एट हाईएस्ट पॉइंट हमने कितना निकाल दिया था? mg इंटू रेंज बाई 2। तो हमने कहा यहां पे टाइम क्या लिख दो? uy बाई जी। तो ये कितना हो जाएगा? mg इंटू ux और uy बाई जी कितना आ गया? mg ux uy। और पहले कैसे निकाला था हमने? mg इंटू रेंज बाई 2। रेंज कितना होता है? 2ux uy बाई जी। तो रेंज बाई 2 कितना हो जाएगा? ux uy बाई जी। सो mg इंटू ux uy बाई जी कितना हो जाएगा? जी कट जाएगा, mg m ux uy। इससे भी वही आ रहा है। That's your torque about A when it is at the highest point.
FAOR, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लॉजिक क्या है? टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा। इससे क्या निकालोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन निकाली जाएगी, अल्फा निकाला जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ये रॉड है, ये रॉड है, यहां से हिंज किया, यहां से हिंज किया और उसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, रिलीज कर दिया रेस्ट से, रिलीज किया रेस्ट से। तो उन्होंने कहा जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई जस्ट आफ्टर रिलीज एंगुलर वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? अबे रेस्ट से छोड़ोगे तो एंगुलर वेलोसिटी तो जस्ट आफ्टर रिलीज 0 रहेगा, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब जरा एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, नीचे लगेगा mg और कोई फोर्स लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? हिंज फोर्स तो लगेगी भाई, हिंज फोर्स नहीं लगेगी? कील पे ठोका हुआ है तुमने, फ्रिक्शनलेस हिंज है, ठीक है, लेकिन हिंज फोर्स तो लगेगी। तो mg भी लगेगा, हिंज फोर्स भी लगेगा। अब तुम कहोगे मुझे तो हिंज फोर्स पता ही नहीं। मैंने कहा तुम्हें चाहिए क्यों हिंज फोर्स? हिंज फोर्स निकालना आता है क्वेश्चंस में, एडवांस के पेपर में हिंज फोर्स निकालना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि दे आस्क अबाउट हिंज फोर्स। बट लेकिन तुम्हें हिंज फोर्स की अभी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाना है? हिंज के अबाउट। हिंज फोर्स के कारण टॉर्क कितनी हो जाएगी हिंज के अबाउट? 0। हाँ या ना? डायरेक्शन रेंडमली माना है, मुझे नहीं पता हिंज फोर्स कैसे लग रही है, मैंने बस ऐसे ही mg बना दिया, ऐसे ही हिंज फोर्स बना दिया। कुछ mg तो समझ में आता है, ऐसे ही लगेगा। फिर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया ऐसे। कैसे मान लिया? क्लॉकवाइज। अब टॉर्क कितना होगा? टॉर्क अबाउट हिंज mg इंटू L/2। तो हमने कहा mg इंटू L/2, दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई हिंज। आई हिंज कितना हो गया? ml²/3। अल्फा भी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? अल्फा कितना आ रहा है? 3g/2l। अल्फा कितना आ रहा है? 3g/2l। क्या पूछा था इसने? जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जस्ट आफ्टर रिलीज एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3g/2l। अब वो ये भी पूछ सकता था जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। तुम ये सोचो, अब जो ये बॉडी है इसमें किसी भी पॉइंट की अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो 2 एक्सेलरेशन हो सकती है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। कि अगर इस इंस्टेंट पे कुछ अल्फा है और कुछ ओमेगा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? इधर देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट की हो जाएगी L/2 अल्फा, क्योंकि ये तो हो गई टेंजेंशियल, और सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगी? ω² L/2। तो जस्ट आफ्टर रिलीज का तो कोई रोल ही नहीं था ना, अभी अल्फा निकालने में कोई रोल था ही नहीं, बस इसमें रोल आ सकता है इफ दे आस्क जस्ट आफ्टर रिलीज नॉट फाइंड अल्फा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसकी सिर्फ एक एक्सेलरेशन हो जाएगी, कौन सी? टेंजेंशियल L/2 अल्फा। जैसे इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सिर्फ L अल्फा हो जाएगी। ये वाली कितनी हो जाएगी? ω²। ये रॉड है, यहां से हिंज किया हुआ है, ये एंगल थीटा है, इस इंस्टेंट पे कहते हैं फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। हाँ जी, क्या करेंगे? क्या करेंगे सोच के? मैंने कहा इस इंस्टेंट पे एक तो लगेगा mg और कुछ लगेगा हिंज फोर्स, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट वैलिड है? हिंज के अबाउट। हमने कहा एंगुलर एक्सेलरेशन होगी ऐसे, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? टॉर्क अबाउट हिंज सिर्फ किसके किसके कारण होगी? टॉर्क अबाउट हिंज mg के कारण। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया?
L by 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg L by 2 cos थीटा, दिस इज टॉर्क अबाउट हिंज, इज I hinge will be ml square by 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई 3g cos थीटा बाय 2l, वो इस इंस्टेंट की एक्सेलरेशन आ गई। अब तुम सोच सकते हो कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है वो थीटा डिपेंडेंट है, एंगल डिपेंडेंट है, इसीलिए हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। जो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाली थी एंगुलर वेलोसिटी, यू कैन नॉट यूज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बिकॉज़ दोस वुड ओनली बी वैलिड इफ योर एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। if it is not constant, you cannot apply 3 equations of motion. So तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज योर अल्फा वुड बी अ फंक्शन ऑफ थीटा, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यू विल इंटीग्रेट एंड गो टू ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो टाइम तक जाना पड़ेगा, तो तुम्हें ये पाथ यूज करना पड़ेगा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इंटीग्रेट गो टू ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इंटीग्रेट गो टू थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी। मैंने ऐसा पाथ बताए भी थे, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टी से जाते थे ओमेगा टी, ओमेगा टी से जाते थे थीटा टी, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा से ओमेगा टी भी जाते थे, ओमेगा थीटा भी जाते थे, ओमेगा थीटा से थीटा टी जाते थे, अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा से ओमेगा थीटा जाते थे। आई थिंक ये वाला रास्ता होगा, तो कहीं इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि यहां से छोड़ के यहां तक जाने का टाइम बता दो, तो वो टाइम तक तो सिर्फ इसी तरीके से पहुंच पाओगे, 2 बार इंटीग्रेट करके। अब जैसे मान लो ये कह दिया यहां से हिंज किया गया है, यहां पे पॉइंट मास है, इसका मास है m नॉट, ये रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, और यहां से रिलीज किया, यहां से रिलीज किया, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बताओ क्या करें। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं नीचे लगेगा कैपिटल mg, इस पॉइंट पे लगेगा m नॉट g, यहां पे कुछ लगेगा f हिंज, एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा, FAOR वाला केस है, हिंज वाला केस है, टॉर्क अबाउट हिंज इज I हिंज अल्फा, टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा mg L by 2 प्लस m नॉट gl इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 प्लस m नॉट l स्क्वायर, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज अल्फा, अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी है, अल्फा निकल गया, डन। बात समझ में आई या नहीं आई, क्या टफ था। हाँ, कई बार मजे ले सकता है क्वेश्चन वाला, वो तो क्या कहेगा, वो कहेगा रॉड थी यहां पे, रॉड थी यहां पे, यहां से तो रिलीज किया, जब वो हो जाए हॉरिजॉन्टल, जब वो हो जाए हॉरिजॉन्टल तब पॉइंट P की एक्सेलरेशन बता दो यहां से रिलीज करके when it becomes horizontal, at that instant find net acceleration of center of mass and point P। पहले से ही मुझे पता है कि FAOR वाले केस में क्या करेंगे, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट चाहिए, क्या कर चाहिए, मैं टेंजेंशियल चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए, अल्फा चाहिए, ओमेगा चाहिए, ओमेगा निकलेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, अल्फा निकलेगा उस इंस्टेंट पे टॉर्क इक्वल टू I अल्फा से, हाँ या ना। हम ये कह सकते हैं कि यहां से गिरा, यहां इस इंस्टेंट पे मुझे क्या क्या चाहिए, ओमेगा भी चाहिए, इस इंस्टेंट का मुझे क्या चाहिए, अल्फा भी चाहिए, इस इंस्टेंट का ओमेगा तो कैसे निकलेगा, 1 और 2 के बीच में लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 1 और 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, लॉस इन जीपी, दैट्स mg L by 2 इज हाफ I हिंज ओमेगा स्क्वायर, बेटा ओमेगा स्क्वायर आ गया
3g/l, 3g/l। दूसरा, इस इंस्टेंट पे अल्फा कैसे निकलेगा? यहां पे लग रहा है mg, कुछ लग रहा है हिंज फोर्स, हाँ या ना? इस इंस्टेंट पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा दो। इस इंस्टेंट पे टॉर्क अबाउट हिंज कितनी हो जाएगी? mg l/2। ऐसे इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज क्या हो जाएगा? ml²/3 अल्फा। ऐसे अल्फा आ गया 3g/2l का अल्फा आ गया, और इसी इंस्टेंट का ओमेगा आ गया। अगर यहां से छोड़ा होता तो, कहीं और से छोड़ा होता तो डिफरेंट आता। अल्फा तो यही आता इसी इंस्टेंट पे, क्योंकि वो तो एफपीटी पे डिपेंडेंट है, हाँ या ना? लेकिन ओमेगा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि डिफरेंट पॉइंट से छोड़ा हुआ है, हाँ या ना? अब मुझे क्या चाहिए? इस इंस्टेंट पे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस इंस्टेंट पे ऐसे ओमेगा है, ऐसे अल्फा है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो गई l/2 अल्फा एंड ओमेगा स्क्वायर l/2। l/2 अल्फा कितना हो गया? l/2 अल्फा 3g/4, 3g/4 एंड ओमेगा स्क्वायर l/2 कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर l/2 इज 3g/2। हाँ, ओमेगा स्क्वायर l/2 क्या हो जाएगा? 3g/2। इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितनी हो गई? 3g/2, और इधर की तरफ कितनी हो गई? दैट इज 3g, हाँ या ना? सो इसकी नेट एक्सेलरेशन कितनी हो गई? g √9/4 प्लस 9/16। इस वाले पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन कितनी हो गई? g √9 प्लस 9/4। मैं ये कह रहा था भाई, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला किसके अबाउट वैलिड है? हिंज के अबाउट। अब इस बेसिस पे हमने क्वेश्चन बनाया कि रॉड को मैंने यहां से रिलीज किया, ऐसे हिंज किया, ऐसे हिंज किया, और यहां से रिलीज किया रेस्ट से। तो रेस्ट से अगर रिलीज किया तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है 0। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वो रॉड यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई? वर्टिकल से एंगल थीटा पे पहुंच गई, तो ये स्टेट 1 थी और ये स्टेट 2 है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास at state 2 if released from rest at state 1, हाँ या ना? तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट स्टेट 2। तो स्टेट 2 पे हमें क्या क्या चाहिए? स्टेट 2 पे हमें दो चीजें चाहिए, एक तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए और एक एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए इस इंस्टेंट की। मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी तो कैसे निकलेगी? हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे क्या लगा दो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, अब वो सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंच गया होगा, तो ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा, इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा l/2 cos थीटा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेगा लॉस इन जीपी, दैट इज mg l/2 1 प्लस कॉस थीटा इज हाफ आई हिंज हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस? तो इससे निकल गई यहां की एंगुलर वेलोसिटी। यहां की एंगुलर वेलोसिटी तो आ गई, m काट दो, l काट दो, m काट दो, l काट दो, 2b काट दो, 2b काट दो, हाँ या ना? ये बन जाएगा 3g 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन l का अंडर द रूट। डज दैट मेक सेंस? या उस इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए अल्फा,
तो उस इंस्टेंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस इंस्टेंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हम ये कहेंगे इस इंस्टेंट पे नीचे लग रहा होगा mg, ये एंगल है थीटा, एक और फोर्स भी लग रहा होगा एफ हिंज। एफ हिंज की हम परवाह नहीं करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे। अब हम कहेंगे टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज एल्फा। व्हाट इज टॉर्क अबाउट हिंज? हिंज के अबाउट टॉर्क सिर्फ किसके कारण होगी, mg के कारण होगी। निकालने का एक तरीका तो यह है mg को एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर गिरा दो, तो r परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा l/2 साइन थीटा, हाँ या ना? तो टॉर्क अबाउट हिंज हो जाएगी mg l/2 साइन थीटा ऐसे इज इक्वल टू आई हिंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज हो गया ml²/3 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3g साइन थीटा बाय 2l, 3g साइन थीटा बाय 2l। दूसरा तरीका सोचने का क्या हो गया कि ऐसे मत करो, ये एंगल थीटा है, mg को रिजॉल्व किया तो एक हो गया mg cos थीटा, एक हो गया mg साइन थीटा। अब हिंज है ये वाला पॉइंट, तो टॉर्क अबाउट हिंज एफ हिंज के कारण तो जीरो ही है और mg cos थीटा के कारण भी जीरो हो गई, क्योंकि r पर एक्सटेंड करूंगा तो r परपेंडिकुलर जीरो हो गया, और mg साइन थीटा और r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा l/2। तो टॉर्क अबाउट हिंज क्या हो जाएगी mg साइन थीटा इंटू l/2, हाँ या ना? तो सेम ही आ गया, गॉट इट और नॉट, इज ml²/3 अल्फा। अब जब ये यहां पहुंच गया तो हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, तो क्या मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में जा रहा है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, उस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होंगी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो हो जाएगी l/2 अल्फा, और एक हो जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हो जाएगी ω² l/2, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम। जैसे इस पॉइंट की क्या हो जाएगी l अल्फा और इधर हो जाएगी ω² l, और इनका वेक्टर सम हो जाएगा इस पॉइंट की एक्सेलरेशन। डज दैट मेक सेंस? वी डन विद दिस टॉपिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूं ना, जो भी मैं किसी टाइप का क्वेश्चन कराऊं ना तो उसका पहला क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आने वाला है। ये मेंस में आ भी चुका है पहले, ये मेंस में आ भी चुका है। क्वेश्चन इज, थोड़ी देर पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये क्वेश्चन किया था, यहां पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आके खत्म किया था ना, कि ऐसे था, ऐसे था, इसका मास ले लो स्मॉल m, इसका मास ले लो कैपिटल M, इसका रेडियस ले लो r, इसके अराउंड रस्सी को लपेटा गया है, लपेट के फिक्स कर दिया है, कहीं चिपका दी है, तो सो दैट की मतलब वो साथ में घूमेंगे। और इसको चलो इस बार डिस्क ले लेते हैं, डिस्क है। अब क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। ठीक है यहां तक? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M, ये कैपिटल M है मास, और इस डिस्क का रेडियस है r। गाइस कैसे स्टार्ट करें? FBD। कुछ समझ में ना आए क्या करोगे? FBD। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, एक्सेलरेशन ले लो नीचे, दैट मेक सेंस। हमने कहा mg माइनस t इज ma, इस पे न्यूटन लॉ लगा दिया हमने, सेकंड लॉ, F नेट इज ma। अगला स्टेप क्या होगा? हम FBD बनाएंगे किसका? डिस्क का। ये डिस्क है, यहां से हिंज किया हुआ है, यहां से टेंशन T लगेगी, रस्सी पुल करेगी इसे, नीचे लग जाएगा कैपिटल mg, और F हिंज तो मुझे पता ही नहीं किधर लगेगा, बस मान लेते हैं। अब ये FAOR वाला क्वेश्चन है या नहीं है, बिकॉज दिस एक्सिस, दिस इज अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज नॉट मूविंग। तो FAOR में क्या करते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा करते हैं। टॉर्क कौन देगा? टेंशन।
तो हमने कहा टॉर्क कैसे आएगी, क्लॉकवाइज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसे मान लो, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, T इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 एल्फा आई हिंज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, डोंट वेट फॉर ब्लंडर, ओके। यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं और अननोन है 3, क्या, एक तो अल्फा, एक a और एक t। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। यहां पर अब देगा ये नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। गाइस इधर देखो, ऐसे हिंज किया हुआ है, ऐसे रस्सी है, हाँ या ना, और कहीं चिपका रखी है। नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए सेम। अब जो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, r ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। तो नो स्लिप कंडीशन कहेगा vp शुड बी इक्वल टू vq, vp को लिख देना r ओमेगा, vq को लिख देना v। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा r d ओमेगा बाई dt, इसको लिख देना dv बाई dt। ये बन जाएगा r अल्फा इज a, दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। समझ में आई बात या नहीं आई, पक्का। थर्ड इक्वेशन नो स्लिप कंडीशन से क्या बनेगी, a इज इक्वल टू r अल्फा। बेटा अब मैं कुछ बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो नो स्लिप कंडीशन होती है वो हमेशा किस में होती है, वेलोसिटी में होती है। नो स्लिप कंडीशन जो होती है वो हमेशा वेलोसिटी में होती है, एक्सेलरेशन में नहीं होती है, क्योंकि नो स्लिपिंग का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। तो नो स्लिप कंडीशन हमेशा किस में आएगी, वेलोसिटी में आएगी। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया मैंने तो उससे मैंने आया r अल्फा इज a। एक्सेलरेशन का अगर कल कोई कहे नो स्लिप कंडीशन सेज एक्सेलरेशन ऑफ p and q आर सेम, नॉट करेक्ट। एक्चुअली एक और चीज है, अब थोड़ी देर में जब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा ना तो मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूं। मैं जानता हूं क्या कहने वाला हूं, इसकी एक्सेलरेशन है a, इसकी एक्सेलरेशन है अल्फा, और मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में जानते हो कैसे निकालूंगा नो स्लिप कंडीशन। मैं कहूंगा इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है, a, और ये इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल r अल्फा, और नो स्लिप कंडीशन से कह दूंगा r अल्फा इज a। तो r अल्फा इज a इज द नो स्लिप कंडीशन। फिर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यार एक्सेलरेशन इक्वेट कर दी सर ने। अब जेई के अंदर एक बार क्वेश्चन आ गया इस चीज पे, उन्होंने पूछा डज नो स्लिप कंडीशन से दैट एक्सेलरेशन ऑफ p and q आर सेम। एक्चुअली नॉट, क्योंकि ये तो बस जल्दबाजी में करने का तरीका हो गया। असलियत में एक्सेलरेशन बराबर हैं भी नहीं, क्योंकि इस वाले पॉइंट की तो एक और एक्सेलरेशन भी है, ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, तो इसका मतलब टेंजेंशियल कह सकते हो कि ये इस वाली एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन सेम है। तो ये कहो ना कि वो तो जस्ट जुगाड़ है, जल्दबाजी में करने का तरीका है। असलियत में तो हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी सेम है। नो स्लिप कंडीशंस नेवर सेज कि एक्सेलरेशंस आर सेम, नो स्लिप कंडीशन सेज कि p और q की वेलोसिटीज आर सेम। हाँ, अब अगले क्वेश्चन से मैं हमेशा ऐसे करूंगा कि मैं कहूंगा अल्फा है तो इस वाले की क्या हो गई r अल्फा, इस वाले की क्या हो गई a इक्वल टू r अल्फा इज नो स्लिप कंडीशन, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वेटिंग द एक्सेलरेशंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज दिस पॉइंट हैज गॉट अनदर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r towards the center. No slip condition is always applicable in
वेलोसिटीज रादर देन एक्सेलरेशन। दो पॉइंट स्लिप नहीं मार रहे एक दूसरे के ऊपर, तुम क्या कहोगे? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, क्या बोलोगे बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है रादर देन रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। ओके हाँ, उसके बाद तो सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन। देखो तुम्हें लग रहा है कि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस r और इस r को काट दो, इन दो इक्वेशंस को इधर देखो ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो टेंशन कट जाएगा, टेंशन कट जाएगा तो यहां पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में mg, स्मॉल mg इज कैपिटल mr अल्फा बाई 2, इसको लिख देना कैपिटल m a बाई 2 प्लस स्मॉल m a, तो a कितना आ गया? 2mg अपॉन m प्लस 2m। ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ, ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, और r अल्फा से अल्फा क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और a इज r अल्फा। गॉट इट? ये पुली है, इसके ऊपर से रस्सी जा रही है, इसके इधर भी कुछ मास लगा दिया, इसके इधर भी कुछ मास लगा दिया। ये मास m2 है, ये मास m1 है, पुली का मास m है, रेडियस r है, और चलो एक काम करते हैं, जनरल केस के लिए करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन k ले लेते हैं। m2 ग्रेटर देन m1 दिया है, m2 ग्रेटर देन m1 दिया है, और ये कहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2 एंड m1। साथ में कंडीशन दी है, पुली इज रफ, पुली इज रफ एंड अज्यूम no slipping between pulley and string. Pulley is rough and assume no slipping between pulley and string. क्योंकि कभी ना कभी वो एफ हिंज पूछेगा। जो एफ एच लिखता हूं ना मैं, हिंज फोर्स की वैल्यू, मतलब कुछ डायग्राम बना के ऐसे ही हिंज फोर्स बना देता हूं। वो इसलिए बनाता हूं कि आज नहीं तो कल आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू फाइंड हिंज फोर्स। तो मैं एफ एच अगर बनाऊंगा ही नहीं तो तुम उस टाइम तक भूल जाओगे कि हिंज फोर्स भी होती थी। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात, m2 ग्रेटर देन m1 है, तो ये सोचो कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसी तो होगा। अब तुम ये सोचो कि जो ये पुली है, इसके ऊपर से रस्सी जा रही है, इसके ऊपर से रस्सी जा रही है, ये बताओ, इधर देखो, ऐसे पकड़ के खींचा, ऐसे पकड़ के खींचा खच, और ये रफ है, क्या मैं कह सकता हूं इस रस्सी के ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा? क्या मैं कह सकता हूं इस रस्सी पे इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा? डज दैट मेक सम सेंस? तुमने ऐसे खींचा है ना, पुली तो ऐसे सोचो कि हैवी है, घूमना ही नहीं चाह रही, और तुम एक हल्की सी रस्सी लेके गए और ऐसे टाइट करके खच करके खींच दिया इसे, तो इस वाली जो ये रस्सी है, इस पे पीछे की तरफ ऐसे फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? गाइस मैं तो ये कह रहा हूं, जब रस्सी को ऐसे खींचा तो रस्सी पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, क्योंकि ऐसे खींचा है, क्योंकि ये हल्का था, ये हैवी था, तो ये ऐसे जाएगी, तो इस पुली पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, एक्शन रिएक्शन, और पुली पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो सही बात तो ये है कि फ्रिक्शन इस पुली को घुमाएगा, और फ्रिक्शन इस पुली को घुमाएगा। और दूसरी चीज ये है, क्योंकि इस रस्सी पे फ्रिक्शन लगा तो दोनों तरफ टेंशन रस्सी में अलग अलग हो जाएंगी।
रस्सी में इस पार्ट में टेंशन अलग होगी, इस पार्ट में टेंशन अलग होगी। ये तभी है होगा जब हमारी पुली तो मास वाली है और पुली और रस्सी के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। अब मान लो पुली मास वाली होती लेकिन ये बिल्कुल चिकनी होती तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं। फ्रिक्शन लगता ही नहीं तो दोनों तरफ टेंशन क्या हो जाती, सेम हो जाती। और सेम हो जाती तो ये क्वेश्चन वही बन जाता जो हमने न्यूटन लॉज में किया था, जिसमें एक्सेलरेशन वो आती थी m2g माइनस टी इज m2a, t माइनस m1g इज m1a और m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इज एक्सेलरेशन। हाँ या ना, वही वाली एक्सेलरेशन आ जाती। लेकिन अब क्या होगा, अब इधर वाले में टेंशन अलग है, इधर वाले में टेंशन अलग है। दिस इज बिकॉज योर पुली इज रफ एंड पुली इज मास वाली। यहां तक का बात समझ में आई या नहीं आई? तो टेंशन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, दोनों तरफ अलग अलग ले लेना। अब इसका नीचे एफबीडी बनाया तो लगा लिया हमने m2g, इधर लगा दिया t2 और इधर लगा दिया t1 और इधर ले लिया m1g। ये बात समझ में आ गई? अब ये बताओ क्या एक्सेलरेशन सेम होगी या वो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो जाएगी? मतलब इसकी एक्सेलरेशन नीचे अगर a है तो क्या इसकी ऊपर a ही होगी या अलग होगी? लक्ष्य तुम बताओ। सेम होनी चाहिए, क्यों? एग्जैक्टली स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग है लेकिन कंस्ट्रेंट तो अभी भी वैलिड है। ये अगर हमारा 2 सेंटीमीटर नीचे गया तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर ऊपर ही जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, डिस्प्लेसमेंट्स तो सेम ही होंगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट बिकॉज द टेंशन इन टू पार्ट्स इज डिफरेंट डज नॉट इंप्लाई दे विल डिस्प्लेस बाय डिफरेंट अमाउंट, दे विल डिस्प्लेस बाय सेम अमाउंट, सो देयर एक्सेलरेशंस वुड स्टिल बी सेम। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? m2g माइनस t2 इज m2a और इसकी इक्वेशन बन जाएगी t1 माइनस m1g इज m1a। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब क्या करोगे, अगला पार्ट है पुली का एफबीडी बनाना। क्या बनाना? पुली का एफबीडी बनाना। गाइस पुली का एफबीडी क्या कहेगा? नीचे लग रहा है mg, ऐसे कुछ मान लेते हैं, क्या लग रहा है? हिंज फोर्स। इधर से लग रहा है t2, इधर से लग रहा है t1। गाइस यहां तक का समझ में आया बच्चों? ये ऐसे जा रहा है तो पुली कैसे घूमेगा? ऐसे। तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो ऐसे, अल्फा। अब ये बताओ टॉर्क अबाउट हिंज कितना होगा अल्फा की डायरेक्शन में? t2r माइनस t1r। अल्फा की डायरेक्शन में नेट क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो जाएगा? t2r माइनस t1r इज आई हिंज कितना हो गया? mr स्क्वायर बाई 2। अच्छा डिस्क नहीं, मैंने जनरल केस लिया था तो ये हो जाएगा m k स्क्वायर अल्फा। कोई यहां पे डाउट तो नहीं? आर यू श्योर? नहीं है? 12th पास को तो था। थिंक फॉर अ सेकेंड। कि सर फ्रिक्शन वाली टॉर्क तो कहां गई? आपने तो कहा था फ्रिक्शन के कारण घूमेगा ये। अभी आप कह रहे हो कि ये क्यों घूम रहा है? टेंशन के डिफरेंस के कारण घूम रहा है। यही तो हो रहा है कि टॉर्क ड्यू टू t2 हो गया t2r माइनस t1r, तो नेट टॉर्क होगी t2r माइनस t1r, दैट इज आई हिंज अल्फा। असलियत में क्या है, जो ये वाली टॉर्क है ये फ्रिक्शन वाली ही है, उसी की वजह से टेंशन में डिफरेंस, उसी के कारण से टेंशन में डिफरेंस आया है। मतलब इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग थी। अब यहां पर स्ट्रिंग में फोर्स कितनी लग रही थी? इधर से एक्सटर्नल फोर्स T2 और इस पे ऐसे खींचा था तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही थी? T1। ये रस्सी एक्सेलरेट कर रही है? हाँ कर रही है। लेकिन ये रस्सी मासलेस है? हाँ है। तो अगर कोई मासलेस बॉडी एक्सेलरेट करती भी है तो तुम क्या बोलते हो? एफ नेट इज ma। m तो 0 है तो यू कैन से एफ नेट इज 0।
यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एफ नेट इज एम ए, एफ नेट इज एम ए, एम जीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मासलेस बॉडी एक्सेलरेट भी करे तब भी तुम क्या कह सकते हो? नेट फोर्स इज जीरो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस फ्रिक्शन Fr1, Fr2, Fr3, क्या मैं कह सकता हूं T1 प्लस Fr1 प्लस Fr2 प्लस Fr3 इज T2? सो कैन आई से फ्रिक्शन इज नथिंग बट T1 प्लस फ्रिक्शन इज T2, सो T2 माइनस T1 इज योर फ्रिक्शन। सर अगर पुली पे नॉर्मल फोर्स लगे सर? ऑल इज वेल, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, जितना मैंने बोल दिया वो भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें यहां तक में अगर कन्विंस नहीं हो तो मान लेना कि टेंशन अलग अलग लेनी है, और टॉर्क किसके लिए कारण लेनी है? टेंशन के कारण लेनी है। फ्रिक्शन के कारण वाली टॉर्क ही इज बेसिकली और टेंशन वाली टॉर्क, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना इससे ज्यादा। वो मैंने समझा दिया कि फ्रिक्शन प्लस T1 वुड बी T2, सो T2 माइनस T1 वुड बी बेसिकली और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगी, वो कितनी लगेगी? फ्रिक्शन इनटू रेडियस, दैट इज बेसिकली T2 माइनस T1R। हाँ या ना? अब ये जानते हो, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर मैटर ऑफ फैक्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज क्वेश्चंस में ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम उड़ा भी सकते हैं, उड़ा दिया। ओके, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? T1 अननोन है, T2 अननोन है, T1 T2 अल्फा और A अननोन है। इक्वेशन कितनी है? 3। नो स्लिप कंडीशन भी लगेगी। अब नो स्लिप कंडीशन क्या कह रही है? हम कह रहे हैं इसकी एक्सेलरेशन A ऊपर है, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है? A ऊपर। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा थी, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है? R अल्फा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के अगर हम नो स्लिप कंडीशन लगाएंगे तो क्या बोल देंगे? A इज इक्वल टू R अल्फा। या फिर अगर इस पॉइंट पे लगाना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है, तो इस वाले की एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ R अल्फा। और इस रस्सी के पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है? ये नीचे जा रहा है A से, तो इसकी कितनी हो गई? A। सो नो स्लिप कंडीशन क्या हो गया? A इज इक्वल टू R अल्फा। अगर इन दो पॉइंट्स पे लगाएं तो भी वही आएगा, इन दो पॉइंट्स पे लगाएं तो भी वही आएगा। हाँ या ना? हालांकि जो मैंने किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, बिकॉज नो स्लिप कंडीशन शुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज रादर देन एक्सेलरेशंस। सॉल्व हो गया क्वेश्चन या नहीं हो गया? बेटा इन तीनों इक्वेशंस को ना ऐड कर दो, इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड कर दो। ये T2 और T1 कट जाएंगे, ये T2 और T1 कट जाएंगे। क्या बचेगा? क्या बचेगा? M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M K स्क्वेयर बाय R, क्योंकि ये R नीचे लेके गया हूं मैं। अल्फा को लिख दूं A बाय R प्लस M2A प्लस M1A। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? M2G माइनस M1G अपॉन MK स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर प्लस M1 प्लस M2। हाँ या ना? That's your acceleration of the particles M1 and M2, M2 and M1 rather. डिलीट मार दें? ठीक है। गाइज सपोज करो देखो ये क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। भाई मान लो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसे कर दिया, और इसके अराउंड रस्सी लपेटी और ऐसे रख दी। ज्यादा हो गया, अपना ही कुछ फिजिक्स लग गई इसमें। नॉट अ नाइस डायग्राम, नॉट अ नाइस डायग्राम, मेक इट अ स्मॉलर डायग्राम। ऐसे किया, अब सही है? वरना तो डब्बे में देख के ऐसे लग रहा था पलटेगा, कुछ हमारी नई फिजिक्स लग जाएगी यहां पर। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज M
दिस इज एम आर, दिस इज डिस्क. दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गाइज. इसकी एक्सेलरेशन ले लो ए, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो अल्फा. तो पता है इक्वेशन क्या बनेगी? mg साइन थीटा माइनस टेंशन इज ma, नॉर्मल इज mg कॉस थीटा. इस पे अगर तुम FBD बनाओगे तो इधर लगेगा टेंशन और mg कुछ लगेगा और कुछ हिंज फोर्स लगेगा. हाँ या ना? एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेना अल्फा, तो हम कहेंगे टेंशन टॉर्क अबाउट सेंटर क्या हिंज कितना हो जाएगा? टीआर. टेंशन के कारण ही तो टॉर्क आ रही है भाई. mg भी तो हिंज पे ही लग रहा है बेसिकली और f हिंज भी हिंज पे लग रहा है. तो टॉर्क अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा? अबाउट हिंज कितना हो जाएगा? अबाउट हिंज कितना हो जाएगा? टीआर. तो टीआर किस डायरेक्शन में? ऐसे. दैट शुड बी mr स्क्वायर बाय 2 अल्फा. दैट्स योर सेकंड इक्वेशन. नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा? इसकी एक्सेलरेशन ए है तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन ए है और इसकी कितनी हो जाएगी? आर अल्फा. ए इक्वल टू आर अल्फा. क्या टफ था? हाँ या ना? कुछ भी नहीं था. 3 इक्वेशन 3 अननोन, डन. फ्रिक्शन होता मान लो यहां पर मान लो फ्रिक्शन होता म्यू के. कुछ नहीं करना. mg साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू के mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ma. tr इज mr स्क्वायर बाय 2 अल्फा, a इक्वल टू r अल्फा, डन. हाँ या ना? अगर मान लो ये h या ये l डिस्टेंस नीचे जाता, ये l डिस्टेंस नीचे जाता, फ्रिक्शन नहीं है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होता, क्या बोलते? लॉस इन जीपी हो जाएगा mg l साइन थीटा. लॉस इन जीपी क्या हो जाएगा? mg l साइन थीटा. तो स्मॉल mg l साइन थीटा इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर v इक्वल टू r ओमेगा बाय द नो स्लिप कंडीशन. लॉस इन जीपी में तो वर्टिकल हाइट ले लोगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो 2 पॉइंट्स के बीच में लगता है, यहां और यहां के बीच में लगा दिया. तो हमने कहा लॉस इन जीपी हो गया mg l साइन थीटा, ये l दे दिया तो इज हाफ mv स्क्वायर. यहां पर पहुंचा तो इसकी स्पीड v मान ली, तो हमने कहा mg l साइन थीटा इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर. आई हिंज ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर. और यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, इसकी स्पीड v हो गई, तो इस पॉइंट की v हो जाएगी, इसकी r ओमेगा हो जाएगी. नो स्लिप कंडीशन कहेगा v इक्वल टू r ओमेगा. क्या टफ था? नहीं था टफ. अब फ्रिक्शन भी ले लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो लॉस इन जीपी, हाँ हीट लॉस हो जाएगा, तो लॉस इन जीपी हो जाएगा mg l साइन थीटा इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हीट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू के mg cos थीटा इनटू l. हाँ या ना? क्या टफ था? तो दिस क्वेश्चन वाजंट टफ. और क्या बन सकता है इसमें? ये बन सकता है. लास्ट क्वेश्चन. और क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये है, ये M2 है, ये M1 है, और अगेन उसने कहा जो पुली है ना वो मासलेस नहीं है. अब मतलब अब बेसिकली न्यूटन लॉ में क्या हो गया? न्यूटन लॉ में जितनी भी जो पुलिस मासलेस थी और फ्रिक्शनलेस थी, वो सारी पुलिस क्या बन गई? मास वाली बन गई और फ्रिक्शन वाली बन गई. लेकिन वो जब तक फिक्स पुली थी, तो FAR वाले रिजल्ट लग जाएंगे. हाँ या ना? टॉर्क अबाउट हिंजेस आई हिंज अल्फा. अब यहां पे क्या होगा? जब ये मास वाली पुली है और इसमें स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो यहां पे टेंशन T2 बोलोगे, यहां पे टेंशन T1 बोलोगे. इसकी एक्सेलरेशन नीचे a मान लेंगे तो इसकी ऐसे a मान लेंगे, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगी. हाँ या ना? इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? m2g माइनस T2 इज m2a, T1 माइनस m1g साइन थीटा इज m1a. हाँ या ना? और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेंगे ऐसे अल्फा, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेंगे ऐसे अल्फा. टॉर्क क्या होगी? देख के
ऐसे हिंज्ड है, इधर से लग रहा है T2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R हो गया, और ऐसे लग रहा है T1, हाँ या ना? हाँ, वो भी तो टेंजेंट के लॉन्ग ही लगेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा, mg और f हिंज का कोई रोल नहीं आएगा, हाँ या ना? तो T2R माइनस T1R इज आई हिंज अल्फा, T2R माइनस T1R डिस्क है मान लो तो mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, नो स्लिप कंडीशन। इस रस्सी की एक्सेलरेशन क्या थी? a। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या थी? रस्सी के पॉइंट की a। ये अल्फा से जा रहा है तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो गई? r अल्फा। a इक्वल टू r अल्फा। स्टफ था। डन फॉर टुडे। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ओवर।